हेलो स्टूडेंट्स, O2 IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं बायोलॉजी। साइंस में आपकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो ऑलरेडी कवर हो चुकी है। बायोलॉजी का एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने सेल और टिश्यूज़ की बात करी थी। आज हम करने वाले हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, डाइजेशन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स देखने वाले हैं, जिससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, ऑटोट्रॉफिक हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। जो भी आपके ये लेक्चर्स आ रहे हैं, ये HP की जो NT की सारथी सीरीज चल रही है उसी के कंटिन्यूटी में ये सारे लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं। अगर आपको इन लेक्चर्स की PDF चाहिए तो आप O2 IAS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। देखो, न्यूट्रिशन है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इनटेक करेंगे खाने को, मतलब हमने खाना खाया और उस खाने से हमें एनर्जी मिली ताकि हम अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कर सकें। देखो, जिसके भी पीछे TION लग जाएगा दैट मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस। जैसे रेस्पिरेशन हो गया हमारा, ऐसे ही डाइजेशन हो गया, ऐसे ही न्यूट्रिशन हो गया। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम खाना खाएंगे और उस खाने से हमें एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी हम अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ जो है वो करने के लिए हमें यूज़फुल रहेगी। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो हमारी बॉडी के अंदर सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है हमें। ठीक है, तो आपकी दो तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, एक होती है कैटाबॉलिक एक्टिविटी, दूसरी है आपकी एनाबॉलिक एक्टिविटी। अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसमें एक चीज़ दो पार्ट्स में टूट रही है, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कोई चीज़ टूट रही है, ऐसी एक्टिविटी को हम कहते हैं कैटाबॉलिक, मतलब कोई चीज़ कट रही है, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस कहते हैं हम उसको। नेक्स्ट है आपका एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई चीज़ मिलकर एक चीज़ बन रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके ब्लड में शुगर लेवल की बात करूं, तो अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो उस टाइम आपको ग्लूकोज चाहिए ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो आपका जो ग्लाइकोजन है उससे ग्लूकोज टूटनी शुरू हो जाती है, तो ये प्रोसेस होगी कैटाबॉलिक प्रोसेस। इन द सेम वे, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए उस टाइम पे, तो आपके जो ब्लड के अंदर शुगर है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़कर ग्लाइकोजन बना लेंगे। ठीक है, ग्लाइकोजन बना लेंगे, तो ये ग्लूकोज को हमने लिवर में जाके स्टोर कर लिया। तो आई होप आपको यहाँ पे कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेसेस समझ में आई होंगी। अब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जो न्यूट्रिशन की अलग अलग टाइप्स हैं। देखो, न्यूट्रिशन जो है वो दो तरह की हो सकती है, एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक है हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना खुद बनाएंगे। जैसे कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। प्लांट्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को यूज करते हैं और वो एनर्जी उनकी खाना बनाने में यूज हो जाती है। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि आपसे इतनी डिटेल नहीं पूछी जाती है। तो जो प्लांट्स है बेसिकली वो अपना खाना खुद बनाते हैं सन की एनर्जी को यूज कर कर, और इस प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस है इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को जो भी ऑर्गेनिज्म मतलब कि अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो ये इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दैट मीन्स आपने फूड चाहिए था, आपने फूड खुद बनाया और वहां से आपने एनर्जी ली। दूसरी तरफ अगर मैं हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करूं, तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए, वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? वो प्लांट से लेते हैं अपना खाना। रोज़ के रोज़ हम रोज़ वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं और भी कई चीज़ें खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो लोग फ्लैश खाते हैं, है ना, तो वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो खाना प्लांट ने सोलर एनर्जी को यूज करके बनाया था वो खाना एनिमल्स ने ले लिया। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उन एनिमल को क्या बोलेंगे? हीटोट्रॉफ्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और ऐसे ही जो ऑर्गेनिजम्स अपनी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं।
ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम सैप्रोफाइट्स की। देखो जो हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं, मतलब कि पहली बात तो ये अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है। दूसरी बात कि ये कैसे कैसे अपना खाना ले रहे हैं। तो सबसे पहला है आपका सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं। कोई भी चीज़ अगर मतलब डेड है वहाँ से अपना खाना लेंगे, मतलब ज़्यादातर ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं। अगर मैं पैरासाइट्स की बात करूं तो ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने होस्ट के ऊपर रहते हैं, किसी होस्ट के ऊपर रहते हैं, और ये होस्ट लिविंग होना चाहिए। सैप्रोफाइट और पैरासाइट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ये जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने होस्ट के ऊपर रहता है। पैरासाइट्स में होस्ट लिविंग होता है और सैप्रोफाइट में जो होस्ट है वो डेड होता है, बस इतना डिफरेंस है इनमें। ठीक है, जैसे कि लाइसिस इन ह्यूमन हेड, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, तो ये इनके ऊपर रह रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सिम्बायोटिक पैरासाइट की। सिम्बायोटिक पैरासाइट, पैरासाइट तो पहले आपको पता चल गया कि कोई अपने होस्ट से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। दूसरी बात होस्ट लिविंग है। अगर मैं बोलूँ सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मतलब ये होता है कि कोई भी दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इकोलाई बैक्टीरिया की बात करूँ तो ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहता है। ह्यूमन की इंटेस्टाइन अभी मैं डाइजेस्टिव सिस्टम जब करवाऊंगी तब बताऊंगी आपको। तो जो इकोलाई है वो हमारी इंटेस्टाइन में रहता है और हमारे जो बहुत अलग अलग चीज़ें को डाइजेस्ट करने के लिए भी हेल्पफुल है, और बहुत सारे मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए भी ये इकोलाई जो है हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हीटोट्रॉफिक का ही एक टाइप है। हीटोट्रॉफिक का एक टाइप है, मतलब पहली बात तो इसमें खाना जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद नहीं बना रहे। ठीक है, यहाँ पे हम ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं, ये समझाती हूँ अब मैं आपको ये होता क्या है। तो पहली बात तो खाना हम बना नहीं रहे हैं। दूसरी बात, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर कुछ अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं। अगर ये प्रोसेसेस हो जाएं तो हम इसको कह देते हैं कि ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेसेस होनी चाहिए। कि जैसे कि सबसे पहले इंजेशन होनी चाहिए। इंजेशन का मतलब है कि हमने खाना खाया, ठीक है, इंजेस्ट किया हमने खाना। उसके बाद खाना डाइजेस्ट होगा, हमारे अंदर जो खाना जाएगा वो अलग अलग एंजाइम्स की वजह से वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। देन इज जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है अब उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। फॉर एग्जांपल मैंने खाना खाया और वो मेरी इंटेस्टाइन तक जाते जाते वो खाना डाइजेस्ट हो गया। अब वो खाना डाइजेस्ट तो हो गया, अब मुझे हर एक सेल तक पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएंगे? उस खाने को, खाने की एब्जॉर्प्शन होएगी ब्लड में। जब ब्लड में उस खाने की ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, मान लो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन होगी, फिर उसकी होगी एसिमिलेशन। दैट मीन्स वो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है हर एक सेल तक जाएगा और उस सेल में उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और लास्ट वाली जो प्रोसेस है दैट इज ईजेशन। जो बचा कुचा खाना है जो कि आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए उसमें से कोई न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिला, वो आपके रेक्टम और एनस के थ्रू ईजेस्ट हो जाता है, मतलब बाहर एज ए एक्सक्रीटा निकल जाता है। तो इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके लिए ये 5 प्रोसेसेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ह्यूमंस के केस में हीटोट्रॉफिक तो वो होते ही होते हैं, लेकिन वो हीटोट्रॉफिक में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की और डाइट की, कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और डाइट क्या होती है। देखो, जो आपने खाना खाया, अब वो खाने के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने खाई। फॉर एग्जाम्पल उसमें कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल, थोड़ा सा आपने पानी भी पी लिया और थोड़े से आपने फाइबर्स भी खा लिए। तो उस खाने के अंदर जो भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपकी एक डाइट बनाते हैं। तो डाइट क्या है आपकी? स्पेसिफिक इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड वेट मैनेजमेंट रीजन। मतलब मैंने अपने आप को हेल्दी रखने के लिए स्पेसिफिक चीज़ का इनटेक किया कि मैं सिर्फ जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो इतना ही लूँगी, प्रोटीन्स इतना ही लूँगी, तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया, तो उसको हम कहते हैं डाइट। तो डाइट क्या है आपकी? जो आपने स्पेसिफिक खाना खाया और उसके अंदर आपने बोला कि मैं कार्बोहाइड्रेट्स की सिर्फ इतनी क्वांटिटी लूँगी, प्रोटीन्स इतनी क्वांटिटी लूँगी, ताकि मैं हेल्दी लाइफ जी सकूँ। ठीक है, ओके। ये सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं एक बार। पहले आप यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं, अगर मैं 1-1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन खा लूँ तो मुझे 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी।
बेसिकली हम खाना खा क्यों रहे हैं? एनर्जी लेने के लिए, है ना। अगर मैंने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया तो मुझे 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। इन द सेम वे प्रोटीन से भी मुझे 4 किलो कैलोरी मिलेगी। लेकिन अगर मैंने फैट खाया, कोई चीज़ मैंने फैट खाई, फैट्स मैं आपको समझाऊंगी कि क्या होता है। अगर मैंने 1 ग्राम फैट खाया तो मुझे 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलेगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फैट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। फैट से जो एनर्जी मिलती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो अब हम अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके नाम से ही क्लियर है, दैट मीन्स ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं या ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनके अंदर कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों चीजें हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है दैट इज C6H12O6। इसका मतलब इसमें 6 कार्बन है, कार्बन एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन एटम हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखता है, या जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहे हैं दैट इज कार्बन। ये कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं बेसिकली। एंड दिस इज, ये पूरा कार्बन है, दिस इज ऑक्सीजन, ये आपको दिख रहा है OH, है ना। तो ऐसे ही जो ग्लूकोज है उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जब भी हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो ये हो गए हमारे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो फैट्स और प्रोटीन से बेटर फ्यूल होते हैं। मतलब अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन करूंगी तो उससे मुझे सबसे पहले एनर्जी मिलेगी, एक तो बात। दूसरी बात, इससे जो एनर्जी मिलेगी वो ज़्यादा अच्छी होगी एज कम्पेयर टू जो प्रोटीन्स और फैट्स से मिलेगी। जो फैट्स से एनर्जी मिलती है उसमें अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एक बेटर फ्यूल हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एक और वजह से बेटर फ्यूल हैं क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, तो इसीलिए इनको बाहर की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट्स 2 तरह के होते हैं, सिंपल होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में हम कहते हैं मोनोसैकेराइड, और जो डाइसैकेराइड है उनको हम सिंपल कह देते हैं, और पॉलीसैकेराइड को हम कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। देखो, सैकेराइड आपको जहाँ पे भी वर्ड आए इसका मतलब होता है शुगर। शुगर तो कार्बोहाइड्रेट शुगर्स ही तो होते हैं। तो सैकेराइड ये एक इसकी बायोलॉजिकल टर्म हो गई, यू कैन से। मोनो का मतलब है सिंगल शुगर, है ना। डाई का मतलब है इसके साथ 2 शुगर्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। और पॉलीसैकेराइड का मतलब है कि 2 से बहुत ज़्यादा शुगर्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ग्लूकोज है ये एक सिंगल शुगर है। फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, है ना, ये मोनोसैकेराइड्स हैं। आपसे कई बार ना इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ऐसे पूछा जाता है कि बताओ जो लैक्टोज है वो मोनोसैकेराइड है या डाइसैकेराइड है। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने ये चीज याद रखनी है, जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हैं वो मोनोसैकेराइड्स है, मतलब ये एक सिंगल शुगर है, ये सिंगल मॉलिक्यूल है बेसिकली। जब ग्लूकोज एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो वो बन जाता है माल्टोज। मतलब अगर 2 ग्लूकोज एक दूसरे के साथ आके जुड़े तो वो बन जाएगा माल्टोज। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ग्लूकोज है, अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना ले, 2 कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है आपका, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कई बार ये बॉन्ड भी पूछा जाता है कि बताओ कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से बॉन्ड्स बनते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं। तो अगर 2 ग्लूकोज एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं तो वो बना लेगा माल्टोज। इन द सेम वे अगर एक ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना ले तो वो बन जाएगा लैक्टोज। ऐसे ही सुक्रोज की बात करूं तो एक फ्रक्टोज अगर ग्लूकोज के साथ जुड़ जाए तो वो बन जाएगा सुक्रोज। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि सुक्रोज में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है दैट इज पॉलीसैकेराइड्स। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 2 ग्लूकोज को ऐड किया था। अगर मैं ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज के साथ अगर मैं ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एक साथ जोड़ दूं उनके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाकर, तो वो बन जाएगा स्टार्च या फिर सेल्यूलोज या फिर ग्लाइकोजन।
ठीक है। ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और स्टार्चेस के अंदर बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, अगर एक जो ग्लूकोज है वो एक दूसरे के साथ बहुत सारे ग्लूकोज आके जुड़ रहे हैं और एक तरह से आपने फूड को इस वे में स्टोर करना है। अगर तो आप एनिमल्स में स्टोर करोगे तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होएगा। अगर आपने इन सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इकट्ठा करके स्टोर करना है तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। ऐसे ही जो सेल्यूलोज होता है वो आपकी प्लांट की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो काफी सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के एक साथ मिलकर उनकी प्लांट की सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कार्बोहाइड्रेट समझ में आया होगा। आपसे पूछा जाता है मोनोसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, इसमें से कौन सी टाइप मोनो है, कौन सी डाई है, ये सब चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। ओके, तो मैंने बताया आपको कि जो सेल्यूलोज है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल वो एक पॉलीसैकेराइड है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा ये एक पॉलीसैकेराइड है और इसमें बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और जो सेल्यूलोज है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, इसीलिए ये हमारी बॉडी के लिए रफेज है। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में इसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है और ये एज इट इज़ हम इसको खाते हैं और ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो जो सेल्यूलोज है वो हमारी गट की एक तरह से मूवमेंट को बना कर रखता है। उसके बाद जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो अल्टीमेटली जब जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में बिल्कुल मोनोसैकेराइड्स की वे में टूट जाएंगे, मतलब सिंगल सिंगल शुगर्स बन जाएंगे। वो जो शुगर हैं हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ग्लूकोज होता है बेसिकली वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसीलिए हम कई बार उसको ब्लड शुगर भी कह देते हैं। इन द सेम वे अगर ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ शुगर हो जाए, ठीक है, तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड है ना। तो ऐसे ही जो ग्लूकोज है वो भी आपके ब्लड में एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो उसमें होता क्या है, फिर जो ब्लड के अंदर जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं उनको एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना दिया जाता है और ग्लाइकोजन की वे में लिवर में स्टोर कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है कि कुछ चीज बनाना, ग्लाइकोजन भी कह सकते हो आप, है ना। सिस का मतलब होता है कोई चीज बनाना। तो यहाँ पे आपका ग्लाइकोजन बन रहा है तो इस प्रोसेस को हमने बोल दिया ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, अगर आपकी ब्लड की जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो दैट मीन्स उसके ब्लड में शुगर लानी पड़ेगी। अब शुगर आएगी कहाँ से? ग्लाइकोजन से टूट के आएगी। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना। अगर ग्लाइकोजन से टूट कर ग्लूकोज आ रही है हमारे ब्लड के अंदर हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। इन द सेम वे अगर ये प्रोसेस हो भी जाए, मतलब एक्सेस ऑफ शुगर अगर स्टोर हो भी जाए, तब भी जो भी बची हुई शुगर है उसको हम फैट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ऐसी प्रोसेसेस होती हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो शुगर को फैट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइपोजेनेसिस। लाइपो कहाँ से आया? लिपिड से। जो हमें पता है कि फैट्स और लिपिड सेम ही बात होती है, तो लिपिड्स की सिंथेसिस को हम बोल देंगे लाइपोजेनेसिस। दैट मीन्स जो शुगर हैं वो फैट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम फैट्स की। देखो, जितने भी आपकी कोई भी आप खाना खा रहे हो, अगर वो कोई चीज़ ऑयली है तो दैट मीन्स उसके अंदर फैट है। आपके फैट्स होते क्या हैं? आपके फैट्स होते हैं कार्बन कंपाउंड्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप है मैंने आपको ये केमिस्ट्री के लेक्चर्स में ऑलरेडी समझाया हुआ है। यहाँ पे फिर भी आप थोड़ा सा देख लो कि कार्बन की बहुत लंबी चेन है। मान लो मैं इसको R लिख देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया COOH। तो ये हो गया आपका फैट्स। ठीक है, जो फैट्स होते हैं वो हमारे लिए रिजर्व फूड मटेरियल का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फास्टिंग पे हो, ठीक है, आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं खाया है, तो उस टाइम पे जो आपकी बॉडी के अंदर फैट स्टोर्ड है वो एज अ रिजर्व फूड मटेरियल यूज होने लग जाएगा आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, जो फैट्स हैं वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीडेशन पे, ठीक है, देन ग्लाइकोजन। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो फैट्स हैं वो 9 किलो कैलोरीज की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं पर ग्राम एज कंपेयर टू फैट्स। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो स्टोर्ड फैट्स हैं वो तब यूटिलाइज होते हैं जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का कोई सोर्स नहीं है। अब फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं लाइपेज। दैट मीन्स फैट्स और लिपिड्स इज वन एंड द सेम थिंग।
तो जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, जिसके भी पीछे एज लग जाए, दैट मीन्स वो एक एंजाइम है। अब पहली बात कि एंजाइम होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक केमिस्ट्री की लैब में हो और आपने एक रिएक्शन करवानी है। अगर आपने ए को बी में कन्वर्ट करना है तो ये अपने टाइम से हो रही है, ठीक है, अपने टाइम से इसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, मान लो आधा घंटा ले लिया। अब आपने क्या किया, इस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट डाल दिया, कैटलिस्ट डाल दिया। इस कैटलिस्ट ने क्या किया, इस रिएक्शन को बहुत जल्दी जल्दी स्पीडन अप करवा दिया और आपकी जो ये रिएक्शन है वो 1 मिनट में हो गई। दैट मीन्स कैटलिस्ट ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रिएक्शन को स्पीडन अप करवाते हैं। ये तो मैंने आपको केमिस्ट्री लैब की बात बताई। अगर यही रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रही होती तो ऐसे कैटलिस्ट को हम एंजाइम्स कहते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं वो कैटलिस्ट ही होते हैं, लेकिन वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं ज़्यादातर उनके पीछे एज लगा होता है, जैसे लाइपेज हो गया, माल्टेज हो गया, माल्टोज को तोड़ने वाला, सुक्रेज हो गया, सुक्रोज को तोड़ने वाला। तो जो लाइपेज है वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है। अब जो फैट्स होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, एक है असेंशियल फैटी एसिड्स, एक है आपका नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स। असेंशियल फैटी एसिड का मतलब है ये एक ऐसा फैटी एसिड है जो कि मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज है, जो कोई भी ऐसे फैट्स हैं जो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं, ऐसे फैट्स को हम कहते हैं असेंशियल फैटी एसिड्स। दैट मीन्स आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, आपकी बॉडी को डिपेंडेंट होने की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा असेंशियल है। तो असेंशियल फैटी एसिड्स क्या हुए, ऐसे फैटी एसिड्स जो हमें बाहर से लेने की जरूरत है। और नॉन असेंशियल ऐसे फैटी एसिड्स क्या हुए, ऐसे फैटी एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद ब खुद बना लेती है, उसको डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ये असेंशियल नहीं है, ठीक है। असेंशियल उसके लिए वो है जो कि वो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती। तो आपने याद रखना है जो लिनोलिक एसिड है वो हमारे असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ग्राउंडनट हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, यहाँ पे पाए जाते हैं। जो फैट्स हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करने के अलावा वो और क्या करते हैं, बॉडी हीट को रेगुलेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो वेल्स हैं, सील्स हैं, उनकी जो स्किन होती है उसके अंदर बहुत ही थिक लेयर की उनकी स्किन होती है और वहाँ पे फैट्स स्टोर होते हैं। तो ये ना तो उनके फूड रिजर्व का काम कर रहा है, बल्कि उनकी बॉडी को एक तरह से इंसुलेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, एक तरह से हीट जनरेट करने का भी काम कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा थोड़े हेल्दी पर्सन होते हैं, थोड़े फैटी पर्सन होते हैं, उनकी जो स्किन मतलब वो थोड़े गरम गरम रहते हैं एक तरह से। दैट मीन्स उनकी बॉडी खुद ब खुद हीट प्रोड्यूस कर लेती है। तो यहाँ पर आपके कुछ ऐसे सोर्सेज दिए हैं जहाँ से हम फैट्स को ले सकते हैं। जैसे आपके जितने भी ऑयल्स हो गए, कोकोनट ऑयल हो गया है ना, घी हो गया, देन फिश एग डेयरी हो गया, देन इज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हो गया, यहाँ से हम इन सारे फैट्स को ले सकते हैं। अब जो फैट्स होते हैं उसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं, जैसे सैचुरेटेड फैट्स हैं, या फिर अनसैचुरेटेड फैट्स हो गए, या फिर ट्रांस फैट्स हो गए। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, फैट्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि उसमें लंबी सी एक कार्बन की चेन होगी, ठीक है, जिसमें सी के ऐसे कैटिनेशन की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई हुई है कार्बन की, और साइड में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होगा, ठीक है। ये है आपका फैटी एसिड। एक और चीज़ है आपकी, मैं ग्लिसरॉल भी आपको यहीं पे ही बता देती हूँ। जो आपका ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है वो कुछ ऐसा दिखता है। बाकी यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, CH2 आपको पता है क्योंकि कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है, तो यहाँ पे मैंने इसको बैलेंस कर दिया। ये मैंने आपको केमिस्ट्री में ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो ये है एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और ये है एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल। यहाँ पे चांसेस हैं कि ये जो फैटी एसिड है ये ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल पे 3 जगह पे लग सकता है, ठीक है। यहाँ पे 3 जगह पे ये लग सकता है, और अगर ये एक जगह पे लग जाए तो इसको हम कह देते हैं मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड का मतलब होता है एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ लगा है। मोनो का मतलब एक, ग्लिसराइड का मतलब है फैटी एसिड जो है वो ग्लिसरॉल के साथ लगा है। इन द सेम वे अगर दूसरी जगह भी यहाँ पर आकर एक और फैटी एसिड लग जाए, 2 जगह लग जाए, तो उस टाइम पे हम इसको बोल देंगे डाईग्लिसराइड। ऐसे ही अगर तीनों जगह पे लग जाए तो वो हो जाएगा ट्राईग्लिसराइड। तो ये हैं आपके कुछ फैटी एसिड्स, है ना, ये हो गए आपके फैटी एसिड्स एंड लिपिड्स। ओके, अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। जो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उसमें कार्बन एक दूसरे से लिंक्ड तो होते हैं, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड द्वारा ही लिंक्ड होते हैं। कार्बन के अंदर कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। तो ऐसे फैट्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अगर उनके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लग जाए,
ठीक है। अगर उनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कार्बन के बीच में तो उनको हम कह देते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आई होप आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में डिफरेंस पता चला होगा। सैचुरेटेड का मतलब है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, वो ऐसे फैटी एसिड्स हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब है उनके अंदर डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं मोनो अनसैचुरेटेड, दैट मीन्स उनके अंदर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं पॉली अनसैचुरेटेड, दैट मीन्स उनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ एक जगह पे प्रेजेंट नहीं है, वो काफी सारी जगह पे प्रेजेंट है। तो ऐसे फैट्स को हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं। अब यहाँ से आपके जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते वो, ठीक है। हमारी हार्ट की डिजीजेस के लिए यही वाले फैट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन जो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे हार्ट के लिए इतना ज़्यादा रिस्क नहीं करते हैं। तो आपको कौन से फैटी एसिड्स खाने चाहिए? फिर आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स खाने चाहिए जो ज़्यादातर आपके ऑयल्स में मिलते हैं। जितने भी आपका घी हो गया, बटर हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। तो आपको घी वगैरह कम खाना चाहिए और आपको जो हेल्दी ऑयल्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा खाने चाहिए। एक और टाइप के फैटी एसिड्स होते हैं जिनको हम ट्रांस फैट्स कहते हैं। जो ट्रांस फैट्स होते हैं उनके अंदर भी सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों हो सकते हैं। उनके स्ट्रक्चर ज़्यादातर स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उन दोनों के स्ट्रक्चर क्या है? बेंट है एक तरह से, लेकिन इनका स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है और वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हो सकते हैं। लेकिन आपने देखा जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो ज़्यादातर क्या है? लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, है ना। तो ट्रांस फैट्स एक तरह से इनकी बीच वाली कैटेगरी आ गई। तो जो ट्रांस फैट्स होते हैं वो हमारी फैट्स में बिल्कुल कम से कम क्वांटिटी के ट्रांस फैट्स होने चाहिए, और ये जो होते हैं वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोलेस्ट्रॉल की। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। एक होता है आपका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स मैंने आपको बता ही दिया कि ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ तीन जगह पे फैटी एसिड्स जुड़े हुए हैं, ओके। एक होता है आपका टोटल ग्लिसरॉल। जो टोटल ग्लिसरॉल होता है वो तो इन दोनों का क्या होता है? एडिशन होता है, ठीक है। टोटल कोलेस्ट्रॉल इज अ सम ऑफ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और इसमें 20% ट्राइग्लिसराइड्स को भी हम ऐड करते हैं। अब देख लेते हैं HDL और LDL होता क्या है। देखो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज बैड कोलेस्ट्रॉल, व्हाट इज गुड कोलेस्ट्रॉल। जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वाला कोलेस्ट्रॉल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और लो डेंसिटी वाला बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। मतलब आप इसको एक तरह से, डेंसिटी का मतलब आपको पता ही होगा कि उस चीज़ में कितना भारीपन है। अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा भारी है तो दैट मीन्स उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। मास अपॉन वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं, ओके। तो अगर वो चीज़ बहुत कम भारी है तो हम उसको कह देते हैं कि इसकी लो डेंसिटी है। तो जितने भी लो डेंसिटी के लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, लाइपोप्रोटीन्स मतलब जिसमें लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स भी हैं और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल भी हैं, ये ऐसे कोलेस्ट्रॉल्स हैं, ठीक है। तो उनको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको पूछा जाए कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए हानिकारक होता है तो उसमें से जो HDL वाला होता है वो हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो अलग अलग हार्मोन्स और अलग अलग विटामिन की सिंथेसिस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि गुड कोलेस्ट्रॉल भी कोई चीज़ होती है, और कोलेस्ट्रॉल हमेशा हानिकारक नहीं होते, वो अलग अलग सब्सटेंसेस को बनाने के लिए यूजफुल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटीन्स की। देखो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स मैंने समझाया जो भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे प्रोटीन्स हैं। अब प्रोटीन्स होते क्या हैं? देखो एक होता है अमाइनो एसिड, एक क्या होता है? अमाइनो एसिड। पहले मैं आपको अमाइनो एसिड समझा देती हूँ। जो अमाइनो एसिड होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एक कार्बन के एक तरफ जुड़ा होता है अमोनिया, और दूसरी तरफ जुड़ा होता है COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मैं इसको इस तरह से ले लेती हूँ क्योंकि हम इसको ऐसे ही सिग्निफाई करते हैं बेसिकली। NH3 हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, और एक तरफ पे आपका R ग्रुप जुड़ा होता है। दैट मीन्स यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं, और एक तरफ होता है आपका H, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। जैसे मैंने आपको ग्लूकोज बताया था कि ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ बॉन्ड बना लेता है, या फिर कोई एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ बॉन्ड बना लेता है। इन द सेम वे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे? पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड और ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के बीच में। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं तब हम उसको कहते हैं कि ये बन गया पॉलीपेप्टाइड।
पेप्टाइड मैंने बता ही दिया आपको कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। अब बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं तो उसको मैंने बोल दिया पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड को ही हम प्रोटीन्स कहते हैं। दैट मीन्स जो प्रोटीन्स है वो किसके बने हुए हैं, वो अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। जैसे मैंने आपको फैट्स बताया कि उसमें असेंशियल और नॉन असेंशियल होते हैं, इन द सेम वे अमाइनो एसिड्स भी असेंशियल हो सकते हैं, नॉन असेंशियल हो सकते हैं और कंडीशनली असेंशियल अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट असेंशियल अमाइनो एसिड। जो असेंशियल अमाइनो एसिड है मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका मतलब बॉडी खुद नहीं बना पा रही, उसको बाहर से उसकी रिक्वायरमेंट है। तो असेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमें बाहर से उनकी ज़रूरत है, खाने के अंदर हम उनको खा लेंगे। तो आपने थोड़ा बहुत याद रखना है कि नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड जो हैं वो ये 4 हैं, एलेनाइन, एस्पार्जीन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो असेंशियल अमाइनो एसिड मैंने आपको बताया कि वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो यहाँ पे उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे आइसोल्यूसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, वेलाइन हो गया, है ना, ये सारे कुछ इसके असेंशियल अमाइनो एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। देन इज नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड, मतलब हमारी बॉडी इसको खुद बना सकती है, उसे बाहर की चीज़ों पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम नॉन असेंशियल कहते हैं। तो ये सारे नॉन असेंशियल हो गए। अगर मैं कंडीशनली असेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करूं तो ये ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो किसी बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन पे एक तरह से बनते हैं, ठीक है। कंडीशनली असेंशियल अमाइनो एसिड्स का मतलब ऐसे तो आपकी बॉडी बना सकती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन आ गई है जिस टाइम पे आपको ये बाहर से लेने की ज़रूरत है, तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम कंडीशनली असेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं प्रोटीन की डाइजेशन की, जैसे हम लिपिड्स को डाइजेस्ट कर रहे थे लाइपेज से, है ना, ऐसे ही अगर मैंने प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना है तो मैं कौन से एंजाइम से डाइजेस्ट करूंगी, तो वो होएगा प्रोटीएज। और अगर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना है तो लास्ट में कौन से मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो वो बनेंगे अमाइनो एसिड। जब प्रोटीन बना ही अमाइनो एसिड को जोड़ के है, तो जब प्रोटीन को तोड़ेंगे तब भी तो अमाइनो एसिड ही बनेगा ना। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप ऑफ प्रोटीन्स दिए हुए हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि प्रोटीन्स हम ज़्यादातर हमारी बॉडी के अंदर हर एक वे में प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम्स की बात करूँ तो वो भी प्रोटीन होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स हो गया, थायराइड हार्मोन हो गया, जैसे कि वो भी सारे प्रोटीन्स ही हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट पर्पसेस के लिए जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को इधर से उधर पहुंचाता है ना, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हीमोग्लोबिन ही तो करता है, तो हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है। देन इज हमारी मसल्स के अंदर मायोसिन प्रेजेंट होता है, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। प्रोटेक्टिव प्रोटीन हो गया आपका, जैसे फाइब्रिनोजन हो गया, या फिर आपकी एंटीबॉडीज होगी, जो भी आपके मान लो कोई वायरसेस वगैरह आ गए तो उसके अगेंस्ट जो सेल्स बनेंगी, जो एंटीबॉडीज बनेंगी, वो हमारे प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स हो गए। स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, जैसे कि हमारे बालों में एक प्रोटीन होता है केराटिन। स्टोरेज प्रोटीन होते हैं जैसे ओवा एल्ब्यूमिन, तो एग के जो वाइट होते हैं उसके अंदर एक टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम ओवा एल्ब्यूमिन कहते हैं। ऐसे ही कुछ टॉक्सिन प्रोटीन्स होते हैं, जैसे जो स्नेक्स हैं, जो स्नेक का विनम होता है ना, जो वो जहर सा निकालते हैं, वो भी एक तरह का प्रोटीन ही होता है। देन इज कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए, एक सेल से मैसेज दूसरे सेल में जाना हो, ये वाले जो सेल है, मैं अपनी बॉडी के सेल की बात कर रही हूँ कि एक सेल से अगर मैंने दूसरे सेल में कोई मैसेज भेजना हो तो वो भी मैं प्रोटीन्स के थ्रू ही भेजती हूँ। ऐसी चीज़ को हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ विजुअल प्रोटीन्स दिखाए हुए हैं, जैसे कि हमारी आईज का जो रेटिना है वहाँ पर रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है, आयोडोप्सिन प्रेजेंट होता है, जो कि हमें देखने के लिए हेल्पफुल है। देन इज प्रोटेक्टिव एल्बुमिन्स, मैंने आपको एंटीबॉडीज का एग्जांपल दिया। स्ट्रक्चरल कोलेजन केराटिन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हीमोग्लोबिन, हॉर्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागोन, ऐसे ही एंजाइम, ये सारी चीज़ें आपकी होगी प्रोटीन्स के अलग अलग एग्जाम्पल्स। जो प्रोटीन्स हैं, क्योंकि वो अमाइनो एसिड से बने हैं, है ना। अब अमाइनो एसिड में था क्या, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था और नाइट्रोजन था। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और कई बार ऐसे अमाइनो एसिड भी होते हैं जिसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, तो सल्फर भी प्रेजेंट हो सकता है प्रोटीन्स के अंदर। ये ऐसे कंस्टिट्यूएंट होते हैं जिनमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट प्रोटीन्स। लेट्स मूव टू प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी। अगर आपने कोई ऐसा फूड सोर्स खाया है जिसके अंदर प्रोटीन्स है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रोटीन का कोई फूड सोर्स नहीं खाया है तो उस टाइम पे प्रोटीन एनर्जी की डेफिशिएंसी हो सकती है, मतलब कि जो प्रोटीन से मिलने वाली एनर्जी है वो कम हो सकती है। अब प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी से दो टाइप ऑफ डिजीजेस होती हैं, एक है वॉश्योरकर और दूसरा है मरासमस।
आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि जो मरासमस है वो 1 साल से छोटे बच्चों में होता है जिनके अंदर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। जो वशॉर्कर है आपका वो 6 महीने से 3 साल के बच्चे को हो सकता है। अब इन दोनों में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, दिस इज वशॉर्कर, ये एक बच्चा है जिसको वशॉर्कर हुआ है, ये है जिसको मरासमस हुआ है। जिसको भी वशॉर्कर होगा उसमें सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, लेकिन जिसमें मरासमस होगा उसमें प्रोटीन के साथ साथ बाकी की जो कैलोरीज हैं जैसे फैट्स वगैरह हो गया उसकी भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। मतलब प्रोटीन के साथ साथ अगर बाकी चीज़ों की भी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको हम मरासमस कहते हैं, लेकिन अगर सिर्फ प्रोटीन्स की हो तो उसको हम वशॉर्कर कहते हैं। क्योंकि सिर्फ प्रोटीन्स की है वशॉर्कर में तो यहाँ पर फैट्स वगैरह भी प्रेजेंट होंगे, बाकी के जो एनर्जी सोर्स हैं वो तो प्रेजेंट होंगे ही ना। तो दैट मीन्स इसकी जो स्किन है उसके नीचे फैट्स प्रिजर्व्ड हैं, लेकिन इसकी स्किन के नीचे फैट्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इनका इनलार्ज्ड फैटी एसिड्स होता है क्योंकि इनके अंदर फैट्स तो प्रिजर्व्ड हैं। ठीक है, इनके अंदर कोई फैट्स नहीं है, कोई प्रोटीन्स नहीं है, कोई सोर्स ऑफ कैलोरी नहीं है, कोई एनर्जी का सोर्स नहीं है, तो इसलिए इनका जो लिवर है वो फैटी नहीं होता। इनके जो रिब्स हैं इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी की जगह से कैलोरीज तो आ रही है ना, फैट सोर्स से हो गया कैलोरीज है ना, वहाँ से तो आ रही है। लेकिन जो मरासमस है उसके अंदर रिब्स वगैरह ऐसे बच्चे के दिखने लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे के जो 1 साल से नीचे के हैं उनमें दिखने लग जाते हैं, क्योंकि उनमें कहीं और से एनर्जी नहीं आ रही है। तो ये बच्चा बहुत ज़्यादा अपने मदर्स मिल्क को फीड करता है। और जो वशॉर्कर वाला बच्चा है उसको इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे अंदर प्रोटीन की क्योंकि डेफिशिएंसी हो गई है, लेकिन मुझे फैट से प्रोटीन मिल रहा है, फैट से इसको रिमूव कर देना, लेकिन उसे फैट्स से एनर्जी मिल रही है। ठीक है, और फैट से जो एनर्जी मिलती है उसमें साइड प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी समझ में आया होगा। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि वशॉर्कर और मरासमस क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं, वो है मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। देखो, जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मैंने आपको केमिस्ट्री वाले लेक्चर में समझाया था कि जैसे मान लो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। अगर ये अपनी आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करें, फॉर एग्जाम्पल सोडियम अपने Na पॉजिटिव में एग्जिस्ट कर रहा है, हमारा Mg2 पॉजिटिव में एग्जिस्ट कर रहा है, ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आयंस का मतलब पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये अपनी आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम इनको इनऑर्गेनिक केमिकल एलिमेंट्स बोल देते हैं, और यही इनऑर्गेनिक केमिकल एलिमेंट्स को हम मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स क्या हुए, कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक केमिकल एलिमेंट्स हुए जो कि अपनी आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हमें ये खाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी खाने के अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में कितना पानी होना चाहिए वो ये मिनरल्स ही डिसाइड करते हैं। हमें पता है ना कि मान लो एक ऐसा कोई सोल्यूशन है जिसके अंदर मैंने कोई सोडियम के आयंस डाल दिए, और यहाँ पर मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने आपको समझाया था कल वाली क्लास में कि यहाँ इसके थ्रू जो वाटर है वो मूव हो सकता है। अगर यहाँ पर पानी ज़्यादा है और यहाँ पर सोडियम आयंस ज़्यादा हैं तो पानी जो है उसकी मूवमेंट कहाँ से कहाँ होएगी, A to B होएगी, है ना, ऐसे वो मूव कर जाएगा। दैट मीन्स ये सोडियम की वजह से वाटर की रेगुलेशन हो रही है कि हमारी बॉडी में कितना पानी रहना चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है, वो मिनरल्स ही डिसाइड करते हैं। ओके, अब मिनरल्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है मैक्रो मिनरल्स, एक होता है माइक्रो मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जिनकी क्वांटिटी 1 ग्राम से ज़्यादा हम खाएं तभी ठीक रहेगा, तो ऐसे मिनरल्स को हम मैक्रो मिनरल्स कहते हैं। अगर उनकी क्वांटिटी 1 ग्राम से कम होनी चाहिए हमारे खाने में तो ऐसे मिनरल्स को हम माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। तो देखते हैं कि मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं। मैक्रो मिनरल्स ऐसे मिनरल्स हैं जो कि 1 ग्राम से ज़्यादा होने चाहिए हमारी डाइट में, और आपने ये मिनरल्स याद रखने हैं कि कौन कौन से मैक्रो हैं, क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन से मिनरल मैक्रो मिनरल्स हैं। ठीक है, जैसे आपका कैल्शियम हो गया, ये कैल्शियम जो है हमारी टीथ के लिए या फिर बोन्स की फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देन इज फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है जैसे DNA हो गया उसको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है ना। आपको पता होगा कि जो DNA की बैकबोन होती है वो फॉस्फेट से और शुगर के पेंटोस शुगर से ही बनती है, तो फॉस्फेट हमारे DNA के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
ओके, नेक्स्ट है हमारा सल्फर। जो सल्फर होता है वो कई अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इज पोटेशियम। जो पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम है, ये सारे हमारे एसिड बेस को बैलेंस करते हैं कि हमारे ब्लड की कितनी पीएच होनी चाहिए, वो ये मिनरल्स डिसाइड करते हैं। देन इज मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है वो कई एंजाइम्स के लिए को फैक्टर की तरह बिहेव करता है। को फैक्टर का मतलब होता है ऐसे आयंस जो एंजाइम के साथ जुड़कर उसकी एक्टिविटी को इनहेंस कर देते हैं, ठीक है, ताकि एंजाइम जल्दी जल्दी काम कर सकें। तो मैग्नीशियम को फैक्टर की तरह काम करता है। ऐसे ही जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन के अंदर बाउंड होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा जो आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है और उसी की वजह से जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकता है। इन द सेम वे अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो वो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ पे जो थायरॉक्सिन हार्मोन है जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे उसको आयोडीन की ज़रूरत होती है अपनी रिएक्शंस करवाने के लिए, ठीक है। अगर आयोडीन नहीं होएगा तो या तो ग्वाइटर हो सकता है या क्रेटिनिज्म हो सकता है। ग्वाइटर का मतलब होता है हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है ना वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अगर आपकी अगर जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेलन अप हो जाए तो यहाँ से एक ऐसे हम्प सा बन जाता है, उसको हम कहते हैं ग्वाइटर। इन द सेम वे अगर आपका जो आयोडीन है उसकी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम पे उसको हो जाएगा क्रेटिनिज्म। अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो एनीमिया हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, क्योंकि वो एंजाइम रिएक्शन में हेल्पफुल हैं, तो ऐसे ही कोई ना कोई चीज़ें हो सकती हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे कि जो कैल्शियम है वो टीथ से रिलेटेड है, तो टीथ वीक हो जाएंगे, बोन्स वीक हो जाएंगी, ठीक है। तो एक बार ये आप इसको देख सकते। ओके, जो भी आपके एसिड बेस बैलेंसेज हैं वो सारी आपकी मसल्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो जो भी जैसे पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम हो गया, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आपके मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, वीक मसल्स हो सकती हैं, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स की। माइक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि ये हमारी डाइट के अंदर 1 ग्राम से कम होनी चाहिए। जैसे कि फ्लोरीन हो गया। अब फ्लोरीन किस चीज़ के लिए ज़रूरी होती है? हमारे दांतों के लिए। जैसे आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे जो पेस्ट होते हैं वो फ्लोरीन के उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो ये हमारी टीथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। देन इज जिंक की बात करूँ तो वो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ऐसे ही कॉपर हो गया हमारे मेटाबॉलिज्म, आयरन मेटाबॉलिज्म के लिए। आयरन मेटाबॉलिज्म मतलब हमारी बॉडी के अंदर अगर आयरन का कहीं जगह पे यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे कॉपर ही उसको हेल्प करेगा, ठीक है। अगर कॉपर नहीं होएगा तो आयरन अच्छी तरह से यूज़ नहीं हो पाएगा, और आयरन नहीं यूज़ होएगा तो एनीमिया हो जाएगा। इन द सेम वे जो कोबाल्ट है वो विटामिन B12 को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो वो भी नहीं होएगा तब भी एनीमिया हो सकता है। देन इज जो क्रोमियम है ये भी बहुत सारी कैटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए हेल्पफुल रहता है, जैसे एटीपी बनाने के लिए। एटीपी तो आपको पता ही है कि एनर्जी मॉलिक्यूल है ना। इन द सेम वे जो मैंगनीज है वो आपका को फैक्टर की तरह बिहेव करता है। को फैक्टर मैंने अभी बताया, जो एंजाइम के साथ मिलकर उनकी एक्टिविटी को इनहेंस कर दे। याद रखना यहाँ पे मैंगनीज है, मैग्नीशियम नहीं है, क्योंकि आपका जो मैग्नीशियम है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। नेक्स्ट इज मोलिब्डेनम। जो मोलिब्डेनम है वो भी एंजाइम्स के कोफैक्टर की तरह बिहेव करता है, मतलब उनकी एक्टिविटी को ये इनहेंस कर देता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपने इनका ऊपर से याद रखना है कौन से मिनरल्स मैक्रो हैं और कौन से माइक्रो हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम विटामिन्स की। जैसे हमने मिनरल्स की बात करी ऐसे ही आपके होते हैं विटामिन्स। पहली बात तो ये डिस्कवर किसने की है? कैसिमर फंक ने डिस्कवर किए। विटामिन्स भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन सब चीज़ों से ये बने होते हैं। दूसरी बात, ये हमें एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारी जो भी अंदर प्रोसेसेस हो रही हैं उसके लिए हेल्पफुल हैं। जैसे मैंने बात करी थी ना कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स की, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें एनर्जी देने के लिए हेल्पफुल हैं। लेकिन मिनरल्स और विटामिन्स हमें एनर्जी नहीं दे रहे हैं, ये हमारी सिर्फ जो प्रोसेसेस हो रही हैं अंदर उसके लिए हेल्पफुल हैं। इन द सेम वे जो मिनरल्स थे वो आयंस थे, जो विटामिन्स हैं वो है तो कंपाउंड्स, लेकिन वो एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहे, वो हमारी प्रोसेसेस के लिए हेल्पफुल हैं। जो विटामिन्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्यूबल, एक होता है फैट सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल का मतलब है ऐसे विटामिन्स जो पानी में अच्छे से घुल जाएं, उनको हम वाटर सॉल्यूबल कहते हैं। और ऐसे विटामिन्स जो फैट में ही डिसॉल्व हो सकते हैं। मान लो अगर आप एक तरफ ऑयल लो और एक तरफ पानी लो, ठीक है, आपने 2 तरह के ऑयल ले लिए। अगर आपने ऑयल को ऑयल में डाला तो वो तो सॉल्यूबल हो जाएगा, लेकिन अगर आपने पानी को ऑयल में डाला तो वो सॉल्यूबल तो नहीं होएगा।
इन द सेम वे अगर आप ऐसे वाइटामिन जो कि फैट में सॉल्युबल हैं तो ऐसे वाइटामिन को हम फैट सॉल्युबल कहते हैं। आपने इसमें याद क्या रखना है कि कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल है और कौन सा फैट सॉल्युबल है। जैसे जो बी विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, और जो सी है, BC जो है आपका वाटर सॉल्युबल है और ADEK है आपका वो फैट सॉल्युबल। देखो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है, आपने इसके बारे में एक चीज़ याद रखनी है और वो चीज़ है कि जो भी वाटर सॉल्युबल होंगे, जैसे जैसे आप पानी पीते रहोगे और जैसे जैसे यूरिनेशन होता रहेगा तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है वो यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकलते रहते हैं बार बार, ठीक है। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं आपकी बॉडी में अगर एक बार गए वो फैट में सॉल्युबल होके आपके एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को आपको रेगुलरली अपनी डाइट के अंदर लेना पड़ता है। लेकिन अगर फैट सॉल्युबल की बात करूं तो अगर आपने बहुत सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स ले लिए हैं तो आपकी बॉडी में जाके ये स्टोर हो जाएंगे। इससे जो विटामिन की फैट सॉल्युबल विटामिन्स की जो डेफिशिएंसी है वो प्रिवेंट हो सकती है। देखो एक्सक्रीशन की बात करूं तो फैट सॉल्युबल नहीं एक्सक्रीट हो रहे क्योंकि पानी में सॉल्युबल ही नहीं है, वाटर सॉल्युबल वाले हो रहे हैं। फैट सॉल्युबल वाले लिवर में स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। देन इज एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो वो फैट्स में ही एब्जॉर्ब होंगे एक तरह से, और वाटर सॉल्युबल जो है वो पानी में सॉल्युबल होके जैसे जैसे आप पानी पियोगे और यूरिनेट करोगे तो वो जहाँ जहाँ पे यूज़ होने वहाँ पे यूज़ होके रेगुलरली रिप्लेनिश होते रहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बताया ADEK है और वाटर सॉल्युबल जो है वो B and C है। अब आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा? पहली बात तो आपसे पूछा जाएगा कि वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल को आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से हैं। दूसरी बात आपसे पूछी जाएगी कि जो अलग अलग विटामिन्स आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इनका पहली बात तो साइंटिफिक नेम। ये साइंटिफिक नेम आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा हुआ है ये। दूसरी बात आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी कि कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी आपको डेफिशिएंसी इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं B1 को हम थायामिन कहते हैं और अगर B1 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे बेरी होगा, ठीक है। B1 से बेरी आप ऐसे याद रख सकते हो। देन इज B2 को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं और उससे चिलोसिस हो जाता है। चिलोसिस का मतलब होता है आपके जो लिप्स हैं उस साइडों से वो थोड़े से फटने लग जाते हैं और अजीब से हो जाते हैं। देन इज B3 को हम नायासिन कहते हैं, उससे प्लेगरा होता है। प्लेगरा होता क्या है? प्लेगरा को हम 4D डिजीज भी कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 4 चीजें होती हैं। एक तो हो जाता है डायरिया, ठीक है, एक होता है डायरिया। देन इज आपका डर्मेटाइटिस। डायरिया का मतलब होता है आपको लूज मोशंस लग जाते हैं। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। थर्ड वन इज आपका डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है थोड़ा सा आपके नर्वस सिस्टम में इफेक्ट होता है, उसकी वजह से आपको भूलना शुरू हो जाता है। देन लास्ट वन इज डेथ। तो अल्टीमेटली इस बंदे की डेथ हो सकती है। तो B1 को हम बेरी उसकी डेफिशिएंसी से बेरी होगा, B2 से चिलोसिस होगा, B3 से प्लेगरा होगा जिसको हम 4D डिजीज भी कहते हैं। देन B5 से आप पेंटोथेनिक एसिड याद रख सकते हो क्योंकि हम जो पेंट होता है ना, जैसे पेंटेन, वो 5 कार्बन वाले को हम पेंट से शुरू करते हैं। ऐसे ही आप B5 से पेंटोथेनिक एसिड याद रख सकते हो। इसमें डर्मेटाइटिस होता है। डर्मेटाइटिस का मतलब मैंने आपको बताया कि स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब कि स्किन में स्वेलिंग हो जाती है एक तरह से। B6 को हम पायराडॉक्सिन भी कहते हैं और इससे भी क्या होएगा? डर्मेटाइटिस और एनीमिया होएगा। स्किन इन्फ्लेमेशन और एनीमिया क्या है? आपकी जो रेड ब्लड सेल्स है उसका लॉस होना शुरू हो जाएगा, या फिर जो आयरन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से भी हो जाता है। देन इज B7 को हम बायोटिन कहते हैं और बायोटिन आपके स्किन और हेयर वगैरह में प्रेजेंट होता है, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हेयर फॉल वगैरह होना शुरू हो जाएगा। B9 जो है उसको हम फॉलिक एसिड भी कहते हैं, या B9 के जो विटामिन है वो फॉलिक ग्रुप में आते हैं, तो इससे भी एनीमिया होता है। तो B9 में जो एनीमिया होता है उसको हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। उसके अंदर जो आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं वो अजीब अजीब सी बड़े बड़े साइज की होने लग जाती हैं। देन इज B12 को हम साइनोकोबालामाइन भी कहते हैं। कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ B12 के लिए कौन से मिनरल की ज़रूरत होती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोबाल्ट की ज़रूरत होती है, तभी इसका नाम साइनोकोबालामाइन के नाम पे ही रखा गया है, ठीक है। तो इससे भी एनीमिया हो जाता है। एनीमिया वही आपकी रेड ब्लड सेल्स का लॉस होना है ना, या फिर आयरन की डेफिशिएंसी होना बेसिकली। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी होता है। जो स्कर्वी है उसमें आपके ब्लीडिंग गम्स होते हैं, जैसे जो आपके टीथ होते हैं ना वो गम्स के साथ जुड़े होते हैं एक तरह से, वहाँ पे आपकी गम्स के अंदर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है स्कर्वी में।
ठीक है। बाकी इसको कैसे पूर्ति इसकी हो सकती है, विटामिन सी के लिए जितने भी आपके सिट्रिक फ्रूट हैं जैसे कि लेमन, ऑरेंज, इन सबको खाया जाता है। ऐसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए जो भी आपका फिश हो गया, एग्स हो गया, राइस हो गया, मिल्क हो गया, यीस्ट हो गया, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि बताओ वाइटामिन ए को क्या बोलते हैं। वाइटामिन ए को हम रेटिनोल बोलते हैं। इसका नाम कहाँ से आया है, रेटिना से। रेटिना आपकी आई के अंदर एक ऐसी स्क्रीन होती है जिसके अंदर आपकी इमेज बनती है। ठीक है, तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे एक तो जीरोथैल्मिया हो जाता है। जीरोथैल्मिया के अंदर आपकी आंखों में ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है और एक हो जाती है आपको नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि विटामिन ए की वजह से जीरोथैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस होएगी। देन इज विटामिन डी को हम कॉलीकैल्सीफेरोल भी कहते हैं। कैल्सी का मतलब यहाँ पे कैल्शियम है, दैट मीन्स विटामिन डी के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो रिकेट्स भी हो सकता है और ऑस्टियोमलेशिया भी हो सकता है। जो रिकेट्स है वो बच्चों के अंदर अगर उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएं तो उसको हम रिकेट्स कह देते हैं, और अगर एडल्ट्स के अंदर उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से तो उसको हम ऑस्टियोमलेशिया कह देते हैं। देन इज विटामिन ई को हम टोकोफिरोल भी कहते हैं, और ये आपकी स्टेरिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, फर्टाइल होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन जो है अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, मतलब वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होगा। कब हेल्दी होगा, अगर वो विटामिन ई सफिशिएंट अमाउंट में ले रहा है। अगर उसमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता, एक तरह से वो इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, स्टेराइल हो जाता है, यू कैन से। देन इज विटामिन के को हम फाइलोक्विनोन भी कहते हैं, और इसमें अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हेमरेजेस हो सकते हैं। हेमरेजेस क्या होते हैं आपके, हेमरेजेस का मतलब होता है कि आपकी ब्लड वेसल्स में से अगर वो रप्चर होगी तो उसमें से ब्लड का लॉस होना शुरू हो जाता है। तो दैट मीन्स आपका जो विटामिन के है वो एक तरह से क्लॉटिंग फैक्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कहीं पे आपके चोट लगी है ना, और वहां से खून निकलना शुरू हो गया, तो वहां पे क्लॉट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि खून वहीं पे बंद हो जाए। लेकिन अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो वहां पे क्लॉट नहीं बन पाएगा, तो वो हेमरेजेस होने लगेंगे, ब्लड लॉस होने लगेगा ब्लड वेसल्स में से। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी डाइट के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पानी। हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा 65% पानी से ही बनी होती है, तो हमें पानी दो वे से हम ले सकते हैं। एक है ड्रिंकिंग पर्पसेस, फॉर एग्जांपल मैंने पानी पिया, या फिर एक मेरा मेटाबॉलिक वाटर भी प्रोड्यूस हो सकता है, मेरे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसमें पानी एज अ बाय प्रोडक्ट भी निकल सकता है। ठीक है, जो भी आप प्रोसेसेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल खाने को डाइजेस्ट करना है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है, एक्सक्रीशन करना है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, आपकी स्वेटिंग हो रही है या आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हर एक चीज़ को रेगुलेट करने के लिए आपको पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम रफेज की। रफेज को हम फाइबर्स भी कहते हैं, और ये वही फाइबर्स हैं जो कि सेल्यूलोज के बने होते हैं। सेल्यूलोज मैंने बताया आपको, ये एक प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट जो होता है ना, उस प्लांट की जो बाहर वाली सेल वॉल होती है उसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। अब सेल्यूलोज आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपकी बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं है। तो जैसे ही आप सेल्यूलोज को खाओगे, फाइबर्स को खाओगे, तो आपके जो सेल्यूलोज हैं हमारी गट की या हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बॉवल मूवमेंट को इफेक्टिव बना के रखता है। आप ऐसा सोचो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक दिन एक्सक्रीट आउट ना करो तो आपको ऐसे लगता है कि आज तो मतलब मैं ठीक नहीं हूँ, है ना। तो दैट मीन्स आपकी जो बॉवल मूवमेंट है, आपकी जो पूरी आप इंजेशन कर रहे हो और इजेशन कर रहे हो, उसकी जो मूवमेंट है वो एक तरह से बनी रहनी चाहिए। तो वो किस वजह से बनती है, वो सेल्यूलोज की वजह से बनती है। जितने आप फाइबर्स खाते हो, जितनी आप हरी सब्जियां खाते हो, उसकी वजह से आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो बॉवल मूवमेंट है, बॉवल मूवमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो एक तरह से मूवमेंट कर रही है, खाना एक जगह से लास्ट वाली जगह तक पहुंच रहा है। ठीक है, बाकी जो रफेज है वो पानी को रिटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक तरह से हमारी बॉडी में पानी रिटेन होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि 65% हमारी बॉडी पानी से बनी हुई है।
ओके, अब बात करते हैं हम बैलेंस्ड डाइट की। देखो ये सारे हमने डाइट के कंपोनेंट्स तो पढ़ लिए, लेकिन इस कंपोनेंट्स में से हमारी डाइट के अंदर, हमारे खाने के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, या कितने हमारे प्रोटीन्स होने चाहिए, या कितने फैट्स होने चाहिए। अगर आपने कोई खाना खाना है तो उसमें 60 to 70% आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए, 10 से 12% आपने प्रोटीन लेने हैं उसमें, और 20 से 25% आपने फैट लेने हैं। लेकिन अगर आप इसमें से किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को ज़्यादा लेने लग जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिजीजेज होने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ज़्यादा फैट्स वाला आप खाना खाने लग जाओगे तो ओबीज हो जाओगे, अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेने लग जाओगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी। ऐसे ही बहुत अलग अलग टाइप की आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसीलिए बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोगे कैसे? आप अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, फैट, शुगर, ये सारी चीज़ें लेके आप अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हो और हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड कर सकते हो। जो अनबैलेंस्ड डाइट होती है उसमें आप किसी भी चीज़ की ज़्यादा एक्सेस में लेने लग जाओ, फॉर एग्जांपल शुगरी फूड लेने लग जाओ, बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाने लग जाओ, है ना, चीज़ हो गया, मेयोनीज हो गया, फ्राइज़ हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। उसकी वजह से हमें अलग अलग डिजीजेज होने लग जाते हैं, और अलग अलग जैसे हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो जाता है, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस आपको बैलेंस डाइट के लिए इतना पता होना चाहिए कि हमने सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, फिर फैट्स लेने हैं, और लास्ट में सबसे कम प्रोटीन्स लेने हैं। इसमें फाइबर्स भी आएंगे, पानी भी आएगा, ठीक है, हमारा जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें आएंगी। अब हम बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स की। आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताओ व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। जितना भी आपका वेट है और जितनी भी आपकी हाइट है, अगर आप उसको हाइट का स्क्वायर करोगे और उसको वेट को हाइट से डिवाइड करोगे तो उस टाइम पे आपकी कोई ना कोई यहाँ पर वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर वो वैल्यू 18 से नीचे आई है तो दैट मीन्स आप अंडरवेट हो। अगर वो 18 से 25 के बीच में आई है, मतलब 18.5 से 25 के बीच में आई है, तो आपका बॉडी मास इंडेक्स बिल्कुल नॉर्मल है। 25 से 30 के बीच में ओवरवेट होता है, और 30 से ऊपर बंदा ओबीस हो जाता है। तो हाइट के हिसाब से ही हर किसी पर्सन का वेट होता है। एक चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है, वो ये कि आपने जो वेट है वो किलोग्राम्स में लेना है, और आपकी हाइट जो है वो मीटर्स में होनी चाहिए, सेंटीमीटर्स में नहीं होएगी यहाँ पे हाइट, और ना ही आपकी हाइट इंचेस में होने वाली है। ठीक है, तो आपका जितना भी वेट है उसको आप हाइट के स्क्वायर करके यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो और अपना बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हो। उससे आप पता लगा सकते हो कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। अगर आप नॉर्मल से ऊपर या नीचे आते हो तो आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम फाइनली बात करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। अभी तक हमने न्यूट्रिशन की बात कर ली, न्यूट्रिएंट्स की बात कर ली, बैलेंस्ड डाइट की बात कर ली। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है आपका? ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जिसके अंदर डाइजेशन हो रही है। डाइजेशन का मतलब हमारा जो खाना है वो पच रहा है एक तरह से। ठीक है, और जो डाइजेशन है वो किसका पार्ट है? वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पार्ट है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था, इसमें सबसे पहले इंजेशन होती है, फिर डाइजेशन होती है, फिर एब्जॉर्प्शन होती है, फिर एसिमिलेशन होती है, फिर इजेशन होती है। अब इसमें से हम डाइजेशन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डाइजेशन क्या है? जो भी आपने खाना खाया उसका ब्रेकडाउन होना सिंपल फॉर्म्स में, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में ब्रेकडाउन होने को ही हम डाइजेशन कहते हैं। वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है ह्यूमंस में, और ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल, जो भी आपकी माउथ से लेके एनस तक का एक ट्यूब है उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी होगी बक्कल कैविटी, देन इज ये आपकी जो रेड वाली दिख रही है ये ईसोफेगस होगी, फिर आ गया आपका स्टमक, देन इज आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी ये वाली, और ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ये हम देखते हैं कि क्या होता है। ये तो आपकी होगी टोटल एलिमेंट्री कैनाल। देन इज इस एलिमेंट्री कैनाल में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की जरूरत पड़ती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं? ऐसी ग्लैंड्स जो अपने जूस को सिक्रीट करेंगी और वो जूस फाइनली जो आपका खाना है उसको डाइजेस्ट करेगा। इसमें कौन कौन हेल्प करता है? एक तो आपके हो गया सलाइवा, है ना, एक तो आ गया आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स,
ठीक है। देन इज आपका लिवर, ये जो लिवर है ये भी बाइल जूस प्रोड्यूस करता है ताकि ये खाने को डाइजेस्ट कर सके। देन इज पैनक्रियाज, ये आपको जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका पैनक्रियाज हो गया। और बाकी के यहाँ पे और भी जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जो जूस प्रोड्यूस होगा उसको हम इंटेस्टाइनल जूस कहेंगे। ऐसे ही आपके स्टमक में जो जूस प्रोड्यूस होगा उसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं हम अपनी एलिमेंट्री कैनाल को। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं बक्कल कैविटी की। देखो बक्कल कैविटी जो है आपकी जो माउथ की कैविटी है, जिसके अंदर आपके टीथ हो गए, आपकी टंग हो गई, आपके लिप्स हो गए, इस पूरे को हम बक्कल कैविटी कहते हैं। जब भी आप खाना अपनी बक्कल कैविटी में डालते हो, इसको हम ओरल कैविटी भी कह देते हैं। जब भी खाना आप अपने माउथ में डालते हो तो वहाँ पर आपका सलाइवा प्रोड्यूस होने लग जाता है और वो सलाइवा जो है वो खाने को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। इस सलाइवा को हम टाइलिन भी कहते हैं। कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट इज टाइलिन, और या फिर ऐसे पूछा जाता है कि बताओ सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, तो वो होता है अमाइलेज। जो अमाइलेज एंजाइम होता है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, और स्टार्च आपको पता है एक कार्बोहाइड्रेट्स है। दैट मीन्स आपके खाना जो है उसमें सबसे पहले आपके अगर खाना माउथ में डालोगे तो सबसे पहले आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डाइजेस्ट होने शुरू हो जाएंगे। कैसे डाइजेस्ट होंगे? आपकी सलाइवरी जूस से, दैट इज टाइलिन से आपके खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। जो आपका खाना आपके माउथ में होता है उसको हम कहते हैं बोलस। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज बोलस एंड व्हाट इज काइम, ठीक है। तो बोलस जो है वो ऐसा खाना है जो आपके माउथ में प्रेजेंट होता है और आपके जो सलाइवा है उसके अंदर बहुत अलग अलग लाइजोजाइम्स होते हैं। लाइजोजाइम्स क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। जब मैंने आपको लाइजोसोम्स समझाया था उसमें मैंने बताया था कि इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पानी को यूज करके किसी चीज की ब्रेक डाउन करते हैं। तो जो लाइजोजाइम्स होते हैं वो हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसको किल कर देते हैं। अब बक्कल कैविटी में हम अगर टीथ की बात करें तो टीथ जो है ह्यूमंस के वो दो सेट होते हैं। एक होता है आपका परमानेंट सेट और एक होता है आपका टेम्परेरी सेट। कई बार आपसे टीथ का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है और ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर मिल्क टीथ आते हैं और वो मिल्क टीथ जो हैं वो टेम्परेरी होते हैं और उसका फॉर्मूला होता है आपका ये मैंने ऑपोजिट लिख दिया है। जो आपके मिल्क टीथ का फॉर्मूला है दैट इज 2102। 2102 का मतलब क्या होता है? आपके 4 टाइप के टीथ होते हैं। इंसीजर्स हो गया, कैनाइन्स हो गया, प्रीमोलर हो गया और मोलर हो गया। बच्चों में 2 इंसीजर्स होते हैं, 1 कैनाइन होता है, ठीक है। और प्रीमोलर मतलब जो छोटी जाड़ होती है उनमें कोई भी नहीं होती और जो बड़ी जाड़ होती है उनमें 2 होती हैं, ठीक है। तो बच्चों के अंदर जो मिल्क टीथ होते हैं, जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2102। ये सिर्फ एक साइड का फॉर्मूला दिया होता है, ऐसे ही आप दूसरी साइड का ले सकते हो। एक आपका फिर जॉ बन जाएगा और ऐसे ही आप अपर जॉ का ले सकते हो। दैट मीन्स अगर आप इसको प्लस करोगे तो 2102 कितने हुए? ये 5 हो गए और 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि एक ये साइड होगी, एक ये और 2 ऊपर वाली साइड होगी, ठीक है। तो अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके 20 टीथ आएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके 20 मिल्क टीथ होते हैं। अगर मैं परमानेंट टीथ की बात करूं तो बच्चों के मिल्क टीथ टूटने के बाद जो परमानेंट सेट है वो आता है और उसका फॉर्मूला होता है 2123। तो इसका मतलब 2 इंसीजर होंगे, 1 कैनाइन होगा, 2 प्रीमोलर होंगे और 3 मोलर्स होंगे। एक साइड की बात कर रही हूं मैं, मतलब एक इतनी साइड की बात कर रही हूं। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास 8 और 8 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 32। तो टोटल आपके 32 दांत हो जाएंगे। तो आपने इनके फॉर्मूलाज याद रखने हैं और इनकी पर्टिकुलर सीक्वेंस भी याद रखनी है कि इसमें सबसे पहले इंसीजर आता है, फिर कैनाइन आता है, फिर प्रीमोलर आता है और फिर मोलर आता है। अब टीथ के बाद मतलब यहाँ पे बक्कल कैविटी के बाद आता है आपका एक रीजन जिसको हम कहते हैं फेरिक्स। फेरिक्स आपका ऐसा रीजन है जहाँ पे आपका जो माउथ है और जो आपका नेजल चैम्बर है वो एक इकट्ठी जगह पे जाके खुलता है, ठीक है। जहाँ पे भी आपका माउथ और नेजल चैम्बर जाके मिलेगा उसको, उस रीजन को हम कहते हैं फेरिक्स। जब भी आप खाना खाते हो तो वो अल्टीमेटली आपके माउथ के बाद वो फेरिक्स वाले रीजन में जाता है और वहाँ से वो ईसोफेगस में मूव कर जाता है। तो फेरिक्स क्या हुआ आपका? एक ऐसा रीजन जो कि ईसोफेगस और बक्कल कैविटी को एक तरह से लिंक कर रहा है। उसके बाद शुरू होती है आपकी ईसोफेगस। जो ईसोफेगस है वो 25 सेंटीमीटर की होती है और ये जिसको हम फूड पाइप भी कह देते हैं, ये सिर्फ खाने को स्टमक तक ले जाने के लिए होती है। इस ईसोफेगस के अंदर
या फिर आप कह सकते हो ईसोफेगस, या फिर ऑल थ्रू आउट हमारी जो गट है उसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब ये है कि आपकी जो फूड पाइप है वो कुछ इस तरह से होती है। जैसे ही आप खाना खाते हो तो वो ऐसे करके अपनी वेव्स के वे में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने लगती है और आपका जो खाना है वो नीचे मूव करने लग जाता है। ठीक है, तो आपकी अगर फूड पाइप ऐसे है तो जैसे ही आप खाना अंदर स्वॉलो करोगे तो आपकी फूड पाइप ऐसे खुलेगी और अपनी मूवमेंट्स की वजह से वो नीचे नीचे खाना आपका जाता जाएगा। इस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टमक की। देखो आपका जो खाना है वो बक्कल कैविटी के थ्रू होता होता फेरिंक्स में गया, अब फेरिक्स से ईसोफेगस में गया और अल्टीमेटली ईसोफेगस से वो स्टमक में आएगा। स्टमक में यहाँ पर एक स्फिंक्टर लगा होता है, या फिर मैं एक ऐसे कहूँ यहाँ पे एक ढक्कन लगा होता है। उस ढक्कन को हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। जैसे ही आपका खाना ईसोफेगस में से आता है तो जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है वो नीचे को खुलता है और खाना आपके स्टमक में चला जाता है। और जो स्टमक होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है उसका कार्डियक पोर्शन, देन इज उसका फंडस पोर्शन, और एक होता है उसका पाइलोरिक पोर्शन। तो स्टमक के ये 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले कार्डियक पोर्शन आता है, फिर फंडस वाला रीजन आता है और फिर पाइलोरिक वाला रीजन आता है। अब स्टमक के यहाँ पर भी एक ढक्कन लगा होता है जो कि इस तरफ को ओपन होता है। जैसे ही आपका खाना स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा तो ये ढक्कन इस तरफ को खुलेगा और खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो आपको पता चल गया कि कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होते हैं और कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक रीजन स्टमक के क्या होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुंह के अंदर खाना है उसको हम बोलस कहते हैं, ऐसे ही जो खाना आपके स्टमक के अंदर होगा उसको हम काइम बोलेंगे। इसका मतलब काइम क्या है? खाने के साथ जो गैस्ट्रिक जूस है वो मिक्स्ड है, उसको हमने काइम बोल दिया। और बोलस किसको बोलेंगे? खाने के साथ आपके जो सलाइवरी जूस है वो मिक्स्ड है, उसको हम बोलस बोल देंगे। जो स्टमक है उसके अंदर अलग अलग एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि पेप्सिन हो गया और रेनिन हो गया। जो पेप्सिन हो गया, जो भी खाने के अंदर प्रोटीन्स है वो पेप्सिन इस प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, और जो रेनिन है वो भी प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है। जो रेनिन होता है वो छोटे बच्चों में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने मुंह के द्वारा एक मतलब कर्ड सा निकालते हैं, तो वो इसीलिए ही निकालते हैं क्योंकि उनमें जो रेनिन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? केजीन होता है। तो केजीन किसके द्वारा डाइजेस्ट होता है? आपके रेनिन द्वारा ही डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो जो रेनिन है वो बच्चों में ज़्यादा होता है और अडल्ट में कम होता है। इन द सेम वे अगर मैं एडल्ट की बात करूं तो प्रोटीन्स कैसे डाइजेस्ट होंगे एडल्ट में? पेप्सिन द्वारा, और बच्चों में कैसे होंगे? रेनिन द्वारा। ठीक है, ये तो हो गए आपके कुछ एंजाइम्स। गैस्ट्रिक जूस में और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि HCl हो गया। HCl आपको पता है एक एसिडिक पीएच मेंटेन करने के लिए हमारे स्टमक में HCl रिलीज होता है। ठीक है, जो आपका खाना होता है उसको स्टमक में पचने के लिए अलग ही पीएच चाहिए। पीएच मैंने आपको केमिस्ट्री वाले लेक्चर में अच्छे से समझाया है कि एसिडिक और बेसिक पीएच वगैरह, एसिड बेसिस और सॉल्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो हमारे खाने को स्टमक में पचने के लिए एक एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए, और इवन जो ये एंजाइम्स है आपके ना पेप्सिन और रेनिन, इनको भी काम करने के लिए ये एक पर्टिकुलर पीएच पे ही काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 7 पीएच पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इनकी एक पर्टिकुलर पीएच होती है कि मैं तो सिर्फ 2 पीएच पे ही एक्टिव रहूंगा, मैं तभी खाने को डाइजेस्ट करूंगा, तभी मैं प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो हमारे गैस्ट्रिक जूस में एक पेप्सिन हो गया जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, रेनिन हो गया जो बच्चों में प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा, HCl हो गया जो कि एसिडिक पीएच को मेंटेन करेगा, और हमारे गैस्ट्रिक जूस में लाइपेजेस भी होता है जो कि लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज जो आपने खाना खाया उसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे डाइजेस्ट होना शुरू होंगे? तो आपने पढ़ा जैसे हमारे माउथ के अंदर सलाइवा ने कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना शुरू किया, तो सबसे पहले आपके कार्बोहाइड्रेट्स माउथ में डाइजेस्ट होना शुरू होते हैं। इन द सेम वे अगर पूछा जाए कि सबसे पहले प्रोटीन्स कहाँ डाइजेस्ट होना शुरू होंगे, तो प्रोटीन्स हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होते हैं पेप्सिन और रेनिन की वजह से। ये मैंने आपको बता दिया कार्डियक और पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है। जो आप वॉमिट करते हो ना वो इस वजह से ही करते हो क्योंकि आपका जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में खुल जाता है। खुलना तो उसको नीचे को चाहिए, खाना नीचे जाएगा, लेकिन क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में खुल जाता है तो इस वजह से आपके जो स्टमक का सारा कंटेंट है वो माउथ द्वारा बाहर आ जाता है।
तो उसको हम वॉमिटिंग कह देते हैं। देन इज नेक्स्ट जो पोर्शन है आपका स्टमक के बाद वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक है आपका डिओडेनम, देन इज जेजुनम और फिर है इलियम। आपने इसका सीक्वेंस याद रखना है क्योंकि आपसे पेपर में पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ट्यूब होती है उसका सीक्वेंस बताओ। तो सबसे पहले डिओडेनम आएगा, ये जो आपका स्टमक के बाद, मान लो ये आपका स्टमक है और इसके बाद जो आपका कर्व्ड सा पोर्शन होता है ना, इसको हम डिओडेनम कहते हैं, डिओडेनम कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो क्वाइल्ड सा पोर्शन होता है आपका, उसको हम जेजुनम कहते हैं, और उसी क्वाइल्ड पोर्शन में जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है उसको हम इलियम कहते हैं, ठीक है। ये आपकी होगी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल ये मैंने ट्यूब बना ली स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर ऐसे कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं जिसको हम कहते हैं विलाइज। जो विलाइज होते हैं, जो भी आपका खाना यहाँ से जा रहा है और वो डाइजेस्ट हो चुका है, अपनी सिंपल फॉर्म में आ चुका है, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बन चुका है ना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बन चुका है। अब उस ग्लूकोज को अगर एब्जॉर्ब करना है तो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए, है ना। जो फोल्ड्स होते हैं ना, बेसिकली जो आपके विलाई के फोल्ड्स होते हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं कि खाना यहाँ से अगर डाइजेस्ट हुआ ही है, अगर हमारी बॉडी ने इतनी मेहनत की ही है डाइजेस्ट करने के लिए, तो मैं सारा का सारा खाना यहाँ पर डाइजेस्ट कर लूँ। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि विलाई का क्या फंक्शन है, तो जो भी खाना पच चुका है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विलाइज यूज होते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो विलाइज हैं वो ऐसे फोल्ड्स क्यों होते हैं। वो फोल्ड इसीलिए होते हैं ताकि वो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकें। आप खुद सोच के देखो कि अगर कोई ऐसे स्ट्रेट चीज है और मैंने इतनी ही अगर कोई फोल्डेड चीज बनाई तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? सरफेस एरिया इस फोल्डेड चीज का ज्यादा है ना। तो जो विलाइज हैं वो ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि उन चीजों की एब्जॉर्प्शन हो सके। अब यहाँ तक विलाइज आपको समझ में आ गए होंगे, जो जेजुनम और इलियम में प्रेजेंट होते हैं, डिओडेनम में भी प्रेजेंट होते हैं बेसिकली वो। अब यहाँ पे जो डिओडेनम होता है ना, उसके पास कुछ सिक्रीशंस आती हैं। अगर मैं डिओडेनम की बात करूं तो डिओडेनम, ये जो कर्व्ड वाला पोर्शन होता है यही होता है। अब इस कर्व्ड वाले पोर्शन के अंदर 2 जगह से जूसेस आते हैं। कहाँ कहाँ से? एक तो आपके लिवर से जूस आएगा, ठीक है, और एक है आपके पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज से आपका पेनक्रियाटिक जूस आता है और लिवर से आपका बाइल आता है। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो यहाँ पे डिओडेनम में रिलीज हो जाता है और खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो खाने को फर्दर डाइजेस्ट करते हैं। ओके, अब जो लिवर होता है आपका, उसमें से आता है आपका बाइल। लिवर के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा और ऑर्गन होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। जो बाइल होता है वो लिवर में बनता है और वहाँ के बाद वो टेम्परेरीली गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है। और जब भी जैसे बाइल की ज़रूरत हो खाना पचाने के लिए, तो उस टाइम पे यहाँ से जो बाइल है वो सिक्रीट होके डिओडेनम में आ जाता है। तो कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि लिवर का जो जूस है और पेनक्रियाटिक जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में रिलीज होता है, तो वो डिओडेनम में रिलीज होता है। ये चीज़ आपने याद रखी। अब हम बात कर लेते हैं अपनी लार्ज इंटेस्टाइन की। देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन था उसमें डिओडेनम, जेजुनम और इलियम वाला पोर्शन था, और लास्ट में जो इलियम वाला पोर्शन है वहाँ पे एक और ढक्कन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं इलियोसीकल वाल्व। इलियोसीकल वाल्व, इसका मतलब जो भी खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है उसका बैक फ्लो ना हो, मतलब वो वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आ जाए, तो यहाँ पर एक और ढक्कन लगा होता है। उसके बाद आपकी शुरू होती है कोलोन। उसके बाद क्या शुरू होती है आपकी? कोलोन। सबसे पहले आपका सीकम वाला पोर्शन होता है। सीकम एक ब्लाइंड सैक सा पोर्शन होता है जो कि एकदम स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जितना भी खाना है वो सीकम में आता है। जो सीकम होता है आपका ब्लाइंड सैक रीजन होता है और इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो उस खाने में से जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था ना कि सिम्बायोटिक पैरासाइट जैसे कि इकोलाई है, वो हमारे सीकम वाले रीजन में रहता है और उसमें से बहुत जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है वो, ठीक है। देन इस सीकम में से एक ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इजेक्ट हो रहा होता है जिसको हम कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स होता है आपका अभी तो वेस्टिजियल हो चुका है। वेस्टिजियल का मतलब है कि अभी क्योंकि उसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं था, तो इसलिए अगर ये प्रेजेंट हो किसी पर्सन में या ना भी प्रेजेंट हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल तो लोग इसका ऑपरेशन करवा के इस अपेंडिक्स को रिमूव भी करवाते हैं, लेकिन अभी तक इस अपेंडिक्स का जो फंक्शन है वो अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। कई लोग ये
मानते हैं कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं वो यहाँ पर रहते हैं और खाने में डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। कई ऐसा मानते हैं कि ये जो अपेंडिक्स है इसमें बहुत तरह की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। एंटीबॉडीज का मतलब क्या होता है? एंटीबॉडीज होते हैं जो आपके प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं। दैट मीन्स जो भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हुआ है तो उसके अगेंस्ट जो सेल्स बनेंगे उसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, उनको मारने के लिए। ठीक है, तो कई ये मानते हैं कि इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि सीकम वाले रीजन से होता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि वो कौन से रीजन से प्रोट्रूड होता है, तो वो सीकम वाले रीजन से होता है। सीकम आपको मैंने बता ही दिया, जिसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। फिर उसके बाद आपकी लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है जिसमें होता है कोलोन वाला रीजन। देखो, कोलोन 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका असेंडिंग कोलोन, मतलब ऐसी लार्ज इंटेस्टाइन जो ऊपर वाली तरफ को जा रही है। देन इज ट्रांसवर्स कोलोन जो ऐसे साइड पे है। देन इज आपका डिसेंडिंग कोलोन जो ऊपर से नीचे वाली तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोलोन वाला रीजन। खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद सीकम में जाएगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी बॉवल मूवमेंट्स होती रहेंगी और खाना जो है वो आगे आगे मूव करता रहेगा। तो ऐसे ही डिसेंडिंग कोलोन के बाद एक ऐसे कर्व्ड सा पोर्शन आता है जिसको हम सिग्मोइड कोलोन कहते हैं। सिग्मोइड कोलोन का मतलब है जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वो थोड़ी मुड़ी हुई है नीचे से। ठीक है, उसके बाद आपका रेक्टम वाला रीजन होता है जिसमें आपका जो एक्सक्रीटा है वो टेम्परेरीली यहाँ पर स्टोर होता है। फिर आता है आपका एनस जिसके थ्रू आप एक्सक्रीट आउट करते हो। यहाँ पर भी एक यू कैन से एक कैनाल या फिर वॉल्व प्रेजेंट होती है जो कि ओपन होने के बाद ही आप एक्सक्रीट आउट करते हो। तो लार्ज इंटेस्टाइन मैंने बता दिया आपको, इसके 3 पोर्शन है। ये सीकम वाला पोर्शन हो गया, देन इज कोलोन वाला पोर्शन हो गया, और रेक्टम और एनस वाला पोर्शन हो गया। सीकम के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह रहते हैं। कई तो मानते हैं कि जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज मैंने आपको बताया ना हमारी बॉडी में कहीं डाइजेस्ट नहीं होता। कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है वो पहले सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता था। जो भी पुराने ह्यूमंस है जो हंटिंग वगैरह करने जाते थे और कोई भी मतलब बाहर की रॉ चीज खा लेते थे, तो उस टाइम पे ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होता था। लेकिन अभी वो वेस्टिजियल हो चुका है, मतलब इसका कोई काम नहीं, अगर प्रेजेंट हो भी चाहे ना भी प्रेजेंट हो। देन इज वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, इसमें माना जाता है कि इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। ये आपका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के लिए कि ये वेस्टिजियल हो चुका है, सीकम वेस्टिजियल नहीं है। ठीक है, देन इज कोलोन मैंने आपको बताई दी है कि असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है और सिग्मोइड कोलोन है। खाना यहाँ से यहाँ मूव करता है और अल्टीमेटली रेक्टम में टेम्परेरीली स्टोर हो जाता है, बेसिकली एक्सक्रीटा के वे में स्टोर हो जाता है और एनस के थ्रू रिलीज आउट हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर हमने बक्कल कैविटी की बात करी, फेरिक्स की बात करी, फिर ईसोफेगस आ गया, फिर स्टमक आ गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया जिसके 3 पार्ट्स हो गए, दैट इज जियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। फिर आ गई आपकी लार्ज इंटेस्टाइन जिसके अंदर हमने सीकम की बात करी, वहाँ से अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की बात करी। देन इज असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन की बात करी, सिग्मोइड कोलोन की बात करी, देन इज रेक्टम एंड लास्ट वन इज एनस। अब इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड्स यूज हो रही हैं, ऐसे तो मैंने आपको बता दिया, पर यहाँ पे आप एक बार देख सकते हो कि जो हमारी बक्कल कैविटी होती है उसमें जो सलाइवा होता है वो 3 ग्लैंड्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। 3 कौन कौन सी ग्लैंड्स है? एक तो आपकी पैरोटिड ग्लैंड होगी। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है ये आपकी सलाइवा की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और आपके कान के नीचे वाली तरफ प्रेजेंट होती है। जो सबलिंगुअल ग्लैंड है, लिंगुअल का मतलब होता है टंग से रिलेटेड, सबलिंगुअल का मतलब होता है जो आपके टंग के नीचे प्रेजेंट है। तो सबलिंगुअल ग्लैंड जो है आपके टंग के नीचे प्रेजेंट होती है और वहां से ये सलाइवा वगैरह प्रोड्यूस करती है। सलाइवा भी प्रोड्यूस करती है, इसमें पानी भी होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं, और इसमें मैंने आपको बताया अमाइलेज भी होता है। तो आपसे अगर सलाइवा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछे जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर पानी भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई। थर्ड टाइप ऑफ जो ग्लैंड है दैट इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्लैंड का मतलब होता है जो आपके जो जॉ है उसके बीच में प्रेजेंट होती है। कई बार हम इसको सब मैक्सिलरी भी कह देते हैं और कई बार सब मैंडिबुलर भी कह देते हैं। जो आपका अपर जॉ होता है उसको मैक्सिला कहते हैं और जो लोअर जॉ होता है उसको मैंडिबल कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है यहाँ पे, तो इस ग्लैंड को हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं। ये भी सलाइवा प्रोड्यूस करने में, मतलब जो सलाइवा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये भी ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। सलाइवरी ग्लैंड को हम टाइलिन भी कह देते हैं या फिर अमाइलेज भी कह देते हैं, सलाइवरी अमाइलेज कह देते हैं हम इसको।
नेक्स्ट जो ग्लैंड है आपकी दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसमें मैंने बताया पेप्सिन होगा, रेनिन होगा, गैस्ट्रिक लाइपेज होगा जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, और स्टमक के अंदर हमारे प्रोटीन्स और सिर्फ फैटी एसिड्स ही डाइजेस्ट होंगे। आपके स्टमक के अंदर कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट होने के लिए पीएच ज़्यादा होनी चाहिए, और आपके स्टमक के अंदर क्योंकि HCl है और वो HCl आपकी पीएच को लो कर देता है, तो आपके स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट नहीं होते। फिर दोबारा से जब आपके स्टमक में से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ पे आपके जो बाइल और पैनक्रियाटिक जूस है वो आपकी पीएच को दोबारा से इंक्रीज कर देते हैं, और वहाँ पे जो फूड के अंदर बची कुची चीज़ें हैं वो दोबारा से डाइजेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। अगर मैं पैनक्रियाज की बात करूं तो जो पैनक्रियाज होता है वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं, एक उसका अंदर वाला पोर्शन होता है और इसका एक बाहर वाला पोर्शन होता है। जो इसका अंदर वाला पोर्शन होता है उसको हम एंडोक्राइन पोर्शन भी कहते हैं। एंडोक्राइन पोर्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जिसके अंदर आपके जो भी हॉर्मोन्स वगैरह हैं जब वो सिक्रीट होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है, आपकी 2 तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक होती है आपकी एक्सोक्राइन और एक होती है आपकी एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि जो भी हार्मोन निकला वो डायरेक्टली ब्लड में चले जाएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब है कि जहां से भी ये कोई चीज निकली है वो ट्यूब के थ्रू पहले कहीं और जगह जाएगी। जैसे आपकी पैनक्रियाज से ट्यूब के थ्रू आपका पैनक्रियाटिक जूस डिओड्रम में रिलीज हो रहा था, तो वो एक ट्यूब के थ्रू आ रहा था ना, तो इसीलिए हम इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो पैनक्रियाज में जो बीच वाला पोर्शन होता है वो एंडोक्राइन होता है, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, और उसका जो बाहर वाला पोर्शन होता है वो एक्सोक्राइन होता है, मतलब वहां से जो जूस प्रोड्यूस होते हैं वो ट्यूब्स के थ्रू इस बड़ी ट्यूब में आ जाते हैं और डिओडनम में रिलीज हो जाते हैं। जो आपका पैनक्रियाटिक जूस होता है वो हर एक चीज की डाइजेशन करता है, प्रोटीन्स की भी, स्टार्च की भी, फैट्स की भी, हर एक चीज की डाइजेशन करता है, तो आपने ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिवर की। जो लिवर है सबसे पहली बात तो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। ग्लैंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अपनी कोई ना कोई सिक्रीशंस कर रही है, जैसे ट्यूब के थ्रू बाइल को डिओडनम में रिलीज कर रही है, तो ये एक तरह से ग्लैंड होगी। जो लिवर है वो बाइल को सिक्रीट करता है, और जो बाइल है वो येलो कलर का एक फ्लूइड होता है, और ये एल्केलाइन इन नेचर होता है। एल्केलाइन इन नेचर का मतलब होता है इसकी जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा होती है। और बाइल जो है वो किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है? जो भी आपके फैट्स हैं उसको इमल्सीफाई करने के लिए यूज़ होता है। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए आपका बाइल जूस यूज़ होता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक पानी है, उस पानी के अंदर अगर आपने ऑयल डाला तो ऑयल की अलग से लेयर बन जाएगी, है ना। अगर आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दोगे तो ये कैसा बन जाएगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा कि एक वेसल के अंदर पानी है और पानी में छोटी छोटी ऑयल की ड्रॉपलेट्स हैं। दैट मीन्स इसने इतने बड़े ऑयल को छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट्स में डिस्पर्स कर दिया है, तो इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो बाइल जूस है उसके अंदर कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो सिर्फ उसके अंदर ऐसे जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो फैट की इमल्सिफिकेशन के लिए होते हैं। जो आपका एक्सक्रीटा होता है उसका जो येलो कलर होता है वो बाइल में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज स्टर्कोबिलिन, तो उसी की वजह से होता है ये। बाकी लिवर के और क्या क्या फंक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज हो जाए तो उसको ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कंबाइन करके ग्लाइकोजन की वे में स्टोर करना है, तो वो भी लिवर करेगा। अगर दोबारा से ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज तोड़ना है, क्योंकि अगर इस पर्सन ने फास्टिंग की हुई है और वो खाना इनटेक नहीं कर रहा है तो और ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस के थ्रू लिवर काम करेगा। देन इज लाइपोलाइसिस, फैट्स के थ्रू अगर हमें एनर्जी चाहिए तो वो भी यही लिवर ही करेगा। देन इज जो आपका यूरिया साइकिल होता है वो भी आपका यूरिया साइकिल होता है वो भी आपका लिवर के अंदर ही होता है। यूरिया साइकिल में आपका एक पूरा साइकिल होता है जिसके अंदर यूरिया प्रोड्यूस होता है, फिर वो यूरिया ब्लड के थ्रू आपका किडनीज में जाता है और वहाँ से आपकी यूरिनेशन के थ्रू जो यूरिया है वो यूरिनेट हो जाता है बाहर। देन इज यहाँ पे जो लास्ट टाइप ऑफ ग्लैंड है दैट इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब मान लो आपने खाना खाया, आपके माउथ में स्टार्च डाइजेस्ट होना शुरू हो गया, देन इज आपके स्टमक में प्रोटीन्स और लिपिड्स डाइजेस्ट होने शुरू हो गए, देन इज आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में बाकी के जो खाने में बचा हुआ जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स हैं, वो सारी चीज़ें डाइजेस्ट होनी शुरू होगी। ठीक है, तो वो पैनक्रियाटिक जूस और लिवर की बाइल की वजह से हुई।
अब मान लो ऐसा हो जाए कि अभी भी उस खाने के अंदर कोई ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो डाइजेस्ट नहीं हुए, तो उस टाइम पे जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन जो है वो अपने खुद के ग्लैंड्स भी प्रोड्यूस करती है ताकि जो बचा कुचा खाना है वो सारा डाइजेस्ट हो जाए। और अल्टीमेटली हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के अंदर अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि अमाइलेज हो गया, माल्टेज हो गया, इन्वर्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया, ठीक है। ये हर एक एंजाइम आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं जो कि फाइनली आपके खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं। खाना डाइजेस्ट होने के बाद आपके जो विलाइज होते हैं वो खाने को एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर डाल देते हैं, और जो ब्लड है क्योंकि वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, वो हर एक सेल तक ब्लड जो है वो खाना पहुंचा देता है। और उस सेल के अंदर जब खाना जाता है, उसकी जैसे मान लो ग्लूकोज है ब्लड के अंदर से सेल के अंदर गया, उसकी फिर ब्रेकडाउन होगी और उस ब्रेकडाउन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस, दैट मीन्स आपको खाने से फाइनली एनर्जी मिल चुकी है। तो यहाँ पे मैंने आपको इन शॉर्ट यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि माउथ में चूइंग होती है, सलाइवा प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे स्टार्च ब्रोक डाउन होते हैं। ईसोफेगस में आपकी सिर्फ स्वॉलोइंग होती है, ना कोई इसमें एंजाइम्स होते हैं, ना ही कोई डाइजेस्टिव जूस होते हैं। स्टमक के अंदर आपका गैस्ट्रिक जूस होता है, इसमें प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं, लिपिड्स भी डाइजेस्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, जो बॉवल मूवमेंट मैंने आपको बताया, और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का जूस होता है जो मैंने इंटेस्टाइनल जूस बताया। इसमें हर एक चीज़ डाइजेस्ट हो रही है। पेनक्रियाज के थ्रू भी स्टार्च, फैट्स और प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहे हैं, लेकिन लिवर में जो बाइल प्रोड्यूस होता है लिवर से, उससे सिर्फ फैट्स जो हैं वो इमल्सीफाई होते हैं। दैट मीन्स बाइल में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको हर एक चीज समझ में आई होगी। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट कोई बात नहीं, लेकिन आपको हर एक चीज समझ में आनी चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने आपको हर एक चीज थोड़ी सी डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन के बाकी के सिस्टम्स लेके आएंगे। मैंने न्यूट्रिशन के साथ ही आपका एक सिस्टम जो है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, वो पूरा कंप्लीट कर दिया है। बाकी के जो आपके सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम करेंगे ताकि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो हम अटेम्प्ट कर सके पेपर में। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।